क्या बीजेपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है, इसलिए पीएम मोदी से लेकर उनके मिनिस्टर्स 2024 के इस जनरल इलेक्शंस में अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। यकीनी तौर पर यह सवाल मेरा नहीं बल्कि मीडिया में इस सवाल के इर्द गिर्द किसी न किसी रूप में बातें हो रही होती हैं। अपोजिशन पार्टियां भी मौजूदा सरकार पर लगातार यह सवाल खड़ी करती रही हैं कि क्या बीजेपी डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान को खत्म कर देना चाहती है और दोबारा अपने मन मुताबिक संविधान लिखना चाहती है, और इसीलिए वो इस इलेक्शन में अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है। पर क्या यह मुमकिन भी है कि क्या अगर कोई पार्टी 400 छोड़ी अगर 500 सीटें भी जीत ले तो क्या वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है या फिर रीराइट कर सकती है? आइए समझने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर्नाटक से हुई, जहां बीजेपी के एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी मिलते ही उनकी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के उन सारे अननेसेसरी लॉज को अमेंड कर देगी जो कि कांग्रेस ने हिंदू कम्युनिटी पर लगाम लगाने के लिए इंट्रोड्यूस की थी। हालांकि बीजेपी ने अपने एमपी द्वारा दिए इस स्टेटमेंट से खुद को दूर करते हुए कहा कि ये उनकी पर्सनल व्यू है। साथ ही उन्होंने मिनिस्टर से इस पर क्लैरिफिकेशन की मांग की और फिर अनंत कुमार को कैंडिडेट लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। पर इसके बाद एक और बीजेपी की ज्योति मिश्रा ने राजस्थान के नौगांव में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश हित में कई मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और ऐसा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट करके ही किया सकता है और इसीलिए उन्हें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में मेजोरिटी चाहिए। इनके इस स्टेटमेंट ने एक बार फिर इस कंट्रोवर्सी को हवा देने का काम किया और इसके बाद कांग्रेस के साथ साथ बाकी अपोजिशन पार्टी ने बीजेपी को टारगेट करते हुए अपने कैंपेन में इसका जिक्र करते हुए कहा कि संविधान को खतरा है और इसलिए बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लगा रही है। अब ये समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट करने को लेकर क्या प्रोविजंस है। तो देखिए, हमारा भारत एक फेडरल देश है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट दो लेवल पर होती है, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। और जैसे बाकी देशों में लिखे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, ठीक वैसे ही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को भी समय के साथ साथ और जरूरत के मुताबिक इसे ही बदलाव किया जा सकते हैं। वो अलग बात है कि जो प्रोसीजर्स और जितनी आसानी से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है उतनी आसानी से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, जो प्रोसीजर्स और जितना मुश्किल होता है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, उतना मुश्किल भी नहीं होता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना। साफ शब्दों में कहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज्यादा रिजिड है, ये इन दोनों का बैलेंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 का हिस्सा है, वो पार्लियामेंट को पावर देती है कि प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि 1973 के अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो इसकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि अगर पार्लियामेंट चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से को बदलने की जरूरत है तो वह किस प्रकार कर सकती है। असल में कॉन्स्टिट्यूशन पे किस प्रकार से अमेंडमेंट की जा सकती है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजंस को बदलने की बातें हो रही है। जैसे कि अगर नए स्टेट्स बनाने हो या एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करनी हो या फिर इसका नाम बदलना हो या फिर किसी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को खत्म करना हो, सिटीजनशिप देने या फिर खत्म करने की बातें हो, तो इस तरह के मामलों में बदलाव करना हो तो इसे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ऐसा किया जा सकता है। मतलब जितने मेंबर्स इन दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद हैं उनमें से आधे से ज्यादा अगर इसके फेवर में वोट करते हैं तो इन सब्जेक्ट्स में बदलाव करने के लिए काफी होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, लोकसभा में कुल सीटें 543 हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि जिस दिन बिल पर वोटिंग हुई उस दिन केवल 400 एमपी ही प्रेजेंट थे। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ही कभी ऐसा होता है कि पूरे के पूरे 543 एमपी पार्लियामेंट में मौजूद हो। तो अब इन 400 एमपी में से अगर 201 या फिर इससे ज्यादा एमपी इस बिल के फेवर में वोट करते हैं तो यह बिल लोकसभा से पास हो जाएगा और ठीक इसी तरह से राज्यसभा में भी होता है। तो ये तो प्रोसीजर्स हुई सिंपल मेजोरिटी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और ऐसे प्रोविजन जो पहले और तीसरे में शामिल नहीं है, उनमें अगर चेंजेस लाना है तो उस बिल को केवल स्पेशल मेजोरिटी से ही पास किया जा सकता है। अब इस स्पेशल मेजोरिटी को थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों हाउसेस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी तो मेजोरिटी चाहिए होती है। इसके अलावा जितने मेंबर्स हाउस में मौजूद हैं सेपरेटली और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 मेंबर अगर उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के फेवर में वोट करते हैं तो यह बिल पास हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक बिल पार्लियामेंट में लाया गया जिसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस करने हैं और उस दिन लोकसभा में 450 मेंबर्स बैठे हुए हैं तो 272 मेंबर्स को तो इसके फेवर में वोट करना ही है। उसके साथ ही 450 का 2/3 जो 300 होता है, तो अगर 300 मेंबर्स इस बिल के फेवर में अगर वोट करते हैं तो यह बिल लोकसभा से पास हो जाएगी। ठीक इसी तरह जब ये बिल राज्यसभा पहुंचेगी जिसकी स्ट्रेंथ है 245 तो इसके आधे से ज्यादा यानी 123 मेंबर्स को तो इसके फेवर में वोट करना ही है। इसके अलावा मान लीजिए उस दिन हाउस में 210 मेंबर्स बैठे हुए हैं जो इसका 2/3 140 होता है, तो अगर 140 मेंबर्स इस बिल के फेवर में वोट करते हैं तो यह बिल राज्यसभा से पास हो जाएगी। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जिसे स्पेशल मेजोरिटी से भी नहीं बदला जा सकता है। असल में कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे प्रोविजन जो फेडरल मामलों से जुड़ा हो, मतलब कि जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, उसके लिए जरूरी होता है कि पार्लियामेंट अपने स्तर पर दोनों हाउसेस से उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी के साथ तो पास करें ही, इसके अलावा 50% स्टेट से भी उसका अप्रूवल लेना होता है। हालांकि इसके लिए कोई लिमिट सेट नहीं है कि स्टेट कितने दिनों में उस बिल को अपना अप्रूवल दे। अगर 50% स्टेट्स ने अपना अप्रूवल दे दिया
हो तो वह बिल पास हो जाता है, भले ही बाकी राज्यों ने अपना अप्रूवल ना दिया हो। पर क्या अगर कोई सरकार जिसकी दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हो और उसके खुद की 50% राज्यों में सरकार हो, तो क्या वह कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को बदल सकती है? दरअसल आजाद भारत में जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, तब से ही पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच अपने सुप्रीम पावर को लेकर कई मौके पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। दोनों ने एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश की और इसी चीज को काउंटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के अगले साल यानी साल 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट अगर 9th शेड्यूल में कोई एक्ट ऐड करती है तो सुप्रीम कोर्ट इसे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी, जिसका सीधा मतलब हुआ कि अगर कोई सरकार चाहती है कि उसके द्वारा बनाए गए कोई एक्ट या फिर वो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है जिसका उसे डर है कि कोई सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज न कर ले, तो इसे अवॉइड करने के लिए 9th शेड्यूल के रूप में एक ऐसा हथियार था जिसका वो इस्तेमाल कर सकती थी अपने एक्ट्स को जुडिशियल रिव्यू से दूर रखने के लिए। और ऐसा कई बार देखा गया कि सरकार उन एक्ट्स को पार्लियामेंट से पास करने के बाद 9th शेड्यूल्स में ऐड कर देती थी और तभी तो करंटली 284 लॉस इसमें ऑलरेडी ऐड की जा चुकी हैं। पर असल में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया था तब वहां जुडिशियल रिव्यू जैसी कोई प्रोविजन नहीं थी। पर समय के साथ साथ कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कई आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन की और फिर आखिरकार अपने जुडिशियल रिव्यू के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया। अपने जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट यह देखती है कि जो लॉस बनाए गए हैं लेजिस्लेटर के द्वारा उसे करेक्ट प्रोसीजर के तहत बनाया गया है या फिर नहीं, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट के पास एब्सोल्यूट पावर होती है कि वो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इनवैलिड करार दे। इसे हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के नाम से जानते हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया था। एक दूसरी सिस्टम भी होती है जिसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग कोर्ट यह तो इंश्योर करते ही हैं कि जो लॉस बनाए गए हैं लेजिस्लेटर के द्वारा उसे करेक्ट प्रोसीजर के तहत बनाया गया या फिर नहीं। इसके अलावा वो ये भी देखती है कि ये जो लॉ पास किए गए हैं उससे किसी की जिंदगी तो खतरे में नहीं आ रही है या फिर किसी की पर्सनल लिबर्टी तो नहीं खत्म हो रही है, और यही सिस्टम को अमेरिका द्वारा फॉलो किया जाता है। एनीवेज आगे साल 1967 में गोरखनाथ केस 2 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले स्टैंड्स को रिवर्स करते हुए कहा कि सरकार फंडामेंटल राइट्स में बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट के इस फैसले से नाराज तब की इंदिरा गांधी की सरकार ने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें आर्टिकल 13 और 368 में बदलाव करते हुए डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है या फिर उस पर लिमिटेशन लगा सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने साल 1973 में केशवानंद भारती केस 3 में गोरखनाथ केस के 1967 में दिए अपने पिछले जजमेंट को ओवररूल करते हुए माना कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है या फिर उस पर लिमिट लगा सकती है। बट एट द सेम टाइम कोर्ट ने एक न्यू डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या फिर बिलीफ्स हैं जिसे कोर्ट द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। अपने डॉक्ट्रिन में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र किया, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स का जिक्र नहीं किया कि ये सब सारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। पर समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन से कई अलग अलग हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। 1973 के सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने या फिर उसका जो स्कोप था रीराइट करने का उसे ही खत्म कर दिया। और रही बात आज के समय जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बातें हो रही है वो उतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा करने के लिए सरकार को दोनों हाउसेस में मेजोरिटी में होना चाहिए, और अगर वो ऐसा कर भी लेती है उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल रिव्यू को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है उससे बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी को लेकर के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।